21 अप्रैल 2020 दुनिया में एक ऐसा इवेंट हुआ जो अब तक पहले कभी नहीं हुआ था। यूएस में क्रूड ऑयल के प्राइसेस जीरो के भी नीचे चले गए। इसका मतलब क्या था? जो प्रोड्यूसर्स हैं वहाँ पे क्रूड ऑयल के, वो खुद पैसे भी दे रहे हैं कंज्यूमर्स को और ऑयल की डिलीवरी भी दे रहे हैं। कोरोना वायरस के चलते जो दुनिया भर में ऑयल की डिमांड कम हुई है, इसके चलते ये वाली सिचुएशन क्रिएट हुई है। अब ये कंपनीज ऐसा क्यों कर रही है? एक तो जो ऑयल है उसे फेंका नहीं जा सकता, ये बहुत से लॉस के अगेंस्ट होगा। और दूसरी बात, जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो भी कंपनी सारी यूज़ कर चुकी है। अब एक हद के बाद वो स्टोर भी नहीं कर सकते, तो उनके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि वो कंज्यूमर को पैसे दे के उनको अपना ऑयल भी दे दें। इस बात को कॉन्टेक्स्ट में लेते हुए हम अपना PIB का इकोनॉमिक सर्वे का डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में ये भी देखा था कि किस तरह क्रूड ऑयल की डिमांड कम हो रही है और उसके इम्पैक्ट क्या क्या हैं। आज हम ट्राई करेंगे कि मैक्सिमम 10-15 मिनट में जितने भी टॉपिक हो पाए हम कवर कर लें, नहीं तो रेस्ट टॉपिक हम नेक्स्ट पार्ट में बनाते जाएंगे। क्योंकि देखिए 10-15 मिनट का जो वीडियो होता है वो यूजुअली आप लोग पूरा देख लेते हैं, उससे ज़्यादा बड़ा होता है तो वो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है कंप्लीट करने के लिए। तो आप हमारे साथ बने रहें। आपने पहले के पार्ट्स अगर नहीं देखे होंगे तो आप देख लीजिए, और इस पार्ट में हम जितना हो सकता है हम 10-15 मिनट में कवर करते हैं। 19 जुलाई 1969 एक ऐसा स्टेप लिया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो 1991 के इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना गया। यहाँ पे 14 कमर्शियल बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया गया। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सोशलिस्टिक अप्रोच था। इसके बाद जब सेकेंड फेज हुआ नेशनलाइजेशन का 1980 में 6 और कमर्शियल बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया गया। अब ये किया इसलिए गया था क्योंकि बहुत से गरीब लोग थे, क्रेडिट बहुत इजीली नहीं मिल पाता था कमर्शियल बैंक्स के द्वारा। तो वेलफेयर सोसाइटी बनाना, जो कि हमारे DPSP में भी एक एम है कि हमको वेलफेयर स्टेट बनना है, तो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए ये नेशनलाइजेशन किया गया। और भी कई सारे फैक्टर्स थे, जैसे जो रीजनल इम्बैलेंसेस है रूरल और अर्बन में, वहाँ पे रूरल एरियाज़ में बैंक्स नहीं होते थे, तो इन सब चीज़ों को बैलेंस करने के लिए भी ये स्टेप लिया गया। इसके अलावा जो एग्रीकल्चर और जो छोटे MSMEs होते थे तो उनको भी लोन्स बहुत ही मुश्किल से मिलता था। तो गवर्नमेंट को प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग भी करनी थी, जैसे एग्रीकल्चर और MSMEs। तो गवर्नमेंट के लिए ये इम्पॉर्टेंट था कि वो वाला स्टेप ले और इसका सारा दारोमदार वो ही संभाले। तो सर्वे आगे कहता है, यहाँ पे गोल्डन जुबली मनाया जा रहा है बैंक नेशनलाइजेशन का, यानी बैंक नेशनलाइजेशन को 50 साल हो चुके हैं। सर्वे सेज since 1969 India's banking sector has not been developed proportionately to the growth in the size of the economy। अब ये जो ओनरशिप जो गवर्नमेंट ने खुद के तरफ ली है, अब गवर्नमेंट चाहती है धीरे धीरे प्राइवेटाइज करना चीज़ों को। अब ये क्यों हो रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग फेल हुए हैं। NPS जिस तरह बढ़ रहे हैं, जिस तरह क्राइसिस हो रही है इकोनॉमी में, तो ये वाला सिस्टम कहीं ना कहीं फेल हुआ है। सर्वे कहता है इंडिया हैज़ ओनली 1 बैंक इन ग्लोबल टॉप 100 बैंक्स, विच इज़ वेरी कंसर्निंग थिंग। क्योंकि इंडिया जैसा इतना बड़ा देश जिसकी इकोनॉमी विच इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज़ है, वहाँ पे अगर बैंकों की ये हालत है तो वो काफ़ी कंसर्निंग चीज़ है। यहाँ पे देखा गया है कि जो इकोनॉमी है इसमें PSBs का भाग 70% है। अगर PSBs में लॉस होगा, PSBs सही से नहीं चलेंगे, तो ये काफ़ी हमारी इकोनॉमी के लिए ख़राब सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, इनफैक्ट हो चुकी है। यहाँ पे सर्वे कहता है PSBs आर इनएफिशिएंट कंपेयर टू अदर पीयर ग्रुप्स ऑन एवरी परफॉर्मेंस पैरामीटर। In 1929, investment for every rupees in PSB on average led to loss of 23 paise, while in new private banks led to gain of 9.6 पैसा। यहाँ पे क्लियरली ये बता रहे हैं कि जो PSBs हैं 2019 में यहाँ पे हर एक पैसे के इन्वेस्टमेंट पे लॉस ही हुआ है, और जो नए प्राइवेट बैंक्स हैं उन पे ये चीज़ प्रॉफिट के रूप में आगे आ रही है। सर्वे यहाँ पे कुछ सॉल्यूशन बताता है कि PSBs कैसे एफिशिएंट हो सकते हैं। एक तो यहाँ पे गवर्नमेंट ये अप्रोच ला रही है कि ये तो PSBs की बात हो गई, PSUs में गवर्नमेंट डिसइन्वेस्टमेंट कर रही है, उनको और कोई चारा नहीं दिख रहा। यहाँ पे मर्जर्स की बात हो रही है, डिसइन्वेस्टमेंट की बात हो रही है। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब जो प्राइवेट कंपनीज हैं उसको PSUs के कुछ स्टेक्स बेच देना, मेजॉरिटी स्टेक्स। तो एक तरीके से प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। यहाँ पे सॉल्यूशन की बात करें तो सर्वे कहता है एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्लान ये क्रिएट करना चाहिए। अब ये क्या है? एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्लान। तो जो PSBs है उसमें जो एम्प्लॉयज़ है ऑलरेडी उनको ही कुछ स्टेक्स PSB के दिए जाए, ठीक है। इससे क्या होगा कि अगर वो एम्प्लॉयज़ खुद स्टेक्स के ओनर हैं, वो चाहेंगे कि PSBs प्रॉफिट लाएं,
उनका एक से रहेगा डिसीजन मेकिंग में, ऐसे किसी को भी लोन्स देते नहीं फिरेंगे। तो बेसिकली उनका एक से होना चाहिए, इसीलिए स्टॉक की बात की गई है। इसके अलावा रिप्रेजेंटेशन ऑन बोर्ड्स proportionate to blocks held by employees to incentivize them and align their interest with that of all stakeholders of the banks. और थर्डली पीएसबी को एफिशिएंट बनाने के लिए सर्वे कहता है कि आपको एक जीएसटीएन जैसा नेटवर्क बनाना चाहिए, चाहे वो आप किसी भी वे में बनाओ। जीएसटीएन मतलब जो जीएसटी नेटवर्क बनाया है एक प्राइवेट कंपनी द्वारा। इसमें क्या होगा, पीएसबी के सारे क्रूशल इंफॉर्मेशन यूजिंग बिग डाटा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का यूज़ करते हुए सभी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाएगी। किसको कब क्रेडिट दिया गया, कौन कितना डिफ़ॉल्टर रहा पहले, किसने कहाँ कहाँ से लोन लिया है, इस सब चीज़ को मेजर करते हुए एक प्रॉपरली डिसीजन लिया जाए, इसलिए ये बॉडी बनाने की बात की गई है। आई थिंक आपको एक ब्रॉड पिक्चर पता चल गया होगा नेशनलाइजेशन के बारे में। आगे बढ़ते हैं। अब आगे इकोनॉमिक सर्वे में हम एनबीएफसी सेक्टर के बारे में देखेंगे और वहाँ पे फाइनेंशियल सिचुएशंस क्या है ये हम जानेंगे। सबसे पहले एनबीएफसी मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। अब ये है क्या, ये कुछ कंपनीज है जो कि बैंक के जो कुछ फंक्शंस होते हैं जैसे क्रेडिट देना या इन्वेस्ट करना कहीं म्यूचुअल फंड्स में या कई बॉन्ड्स में वगैरह, तो ये काम ये सारी करती है कंपनीज। लेकिन यहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, जैसे ये डिपॉजिट जनरल पब्लिक से ले नहीं सकती, और इसके रेगुलेशन की बात करें तो ये आरबीआई द्वारा रेगुलेट की जाती है। अब यहाँ पे सर्वे रोल ओवर रिस्क की बात करता है। एक ब्रॉडर पिक्चर हम देखें तो डिमांड जो है वो कम हो रही है, और उसका एक मेन रीज़न ये है कि जो लिक्विडिटी मार्केट में है वो भी कम हो रही है। अब अगर कोई कॉर्पोरेशन या कोई एमएनसी लोन लेती है या कोई भी फर्म लोन लेता है और वो चुका नहीं पाता उस लोन को, डिफ़ॉल्ट कर जाता है या एनपीए हो जाता है उस फंड का, तो एक नेगोशिएशन के चलते रीफाइनेंसिंग भी एक ऑप्शन होता है कि सपोज ये बैंक है ए और ये है कंपनी बी। कंपनी बी ने बैंक ए से लोन लिया कुछ, और ये उतना प्रॉफिट क्रिएट नहीं कर पाई और बैंक को उसका लोन वापस नहीं कर पाई विद इंटरेस्ट। तो बैंक क्या करेगा, फिर से इसको रीफाइनेंस कर सकता है ताकि अपनी कामकाज और बढ़ा ले और प्रॉफिट वगैरह ज़रा इकट्ठा करे और फिर बाद में फिर से वो चुकता कर दें। ठीक है, पर ये जो वापस देने वाला जो प्रक्रिया है ये काफ़ी रिस्की होती है, क्योंकि फिर से हो सकता है फर्म डिफ़ॉल्ट कर जाए या उतना कैपेबल ना हो, उसका प्रॉफिट उतना ना बन पाए फिर से। तो ये होता है रोल ओवर रिस्क। अब इकॉनमी में ये भी बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है। इसके रीजंस क्या क्या है या इसके ड्राइवर्स क्या क्या है ये हम देखते हैं। अब हम यहाँ पे कुछ रिस्क देखेंगे जो कि रोल ओवर रिस्क को और बढ़ावा दे सकता है। सबसे पहले यहाँ पे एसेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट रिस्क। सबसे बेसिक बात कि अगर कोई फर्म डिफ़ॉल्ट कर जाए, बैंकरप्ट हो जाए और लोन को विद इंटरेस्ट वापस ना दे पाए, तो उसके साथ नेगोशिएशंस करी जाती है, चाहे वो किसी प्राइवेट थर्ड पार्टी के थ्रू हो या डायरेक्ट हो। तो वो नेगोशिएशन में भी एक रिस्क होता है। आगे अगर रिकैपिटलाइजेशन की बात की गई है या इंटरेस्ट में कम ज़्यादा करने की बात की गई है या एक कोई मैच्योरिटी पीरियड दिया गया है, एक तरीके से छूट दी गई है उस फर्म को। इंटरकनेक्टेडनेस रिस्क, यहाँ पे ये बात की गई है कि जो सारे इंस्टीट्यूशंस हैं वो एक दूसरे से काफ़ी इंटरकनेक्टेड होते हैं। एक बैंक में, एक एनबीएफसी में फ़र्क पड़ता है तो बाकी एनबीएफसीज को भी इम्पैक्ट कर सकता है। इसके बाद है फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग रेजिलियंस ऑफ एनबीएफसीज। अब अगर लॉस हो जाता है एनबीएफसी को तो वो कितना रेजिलियंट है उस इमरजेंट सिचुएशन में, वो कितना सस्टेनेबल हो सकता है, ये भी एक तरीके का रिस्क वहाँ पे पैदा हो जाता है। देन ओवर डिपेंडेंस ऑन शॉर्ट टर्म होलसेल फंडिंग। अगर शॉर्ट टर्म में एनबीएफसी लोन दे रहा है किसी को और ओवर डिपेंडेंस है उस चीज़ की, तो उसको मार्केट में खेलने के लिए शॉर्ट टर्म में ज़्यादा रुपये रहेगा नहीं, लिक्विड मनी ज़्यादा रहेगा नहीं। ठीक है, अब बेसिकली कंटेक्स्ट ये है कि अब तक तो हम पीएसवीज की बात कर रहे थे, पर एनबीएफसीज के भी हालत काफ़ी बेकार होते जा रहे हैं दिन ब दिन, जबकि एनपीएस एनबीएफसीज को भी इफेक्ट करने लगा है। सर्वे यहाँ पे एक डायग्नोस्टिक मेजरमेंट की बात करता है जिसे हेल्थ स्कोर कहा गया है। यहाँ पे बेसिकली रोल ओवर रिस्क को मेजर किया जाएगा। जो एचएफसीज होते हैं, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज, और रिटेल एनबीएफसीज, उनको यहाँ पे सर्वे कहता है द एचएफसी सेक्टर एग्जिबिट डिक्लाइनिंग ट्रेंड पोस्ट 2014 एंड ओवरऑल हेल्थ सेक्टर वर्सेंड कंसिडरेबली बाय द एंड ऑफ फिस्कल ईयर 2019। 2014 से डिक्लाइन मोड पे आ गया जो हेल्थ स्कोर है एचएफसीज का, और ये काफ़ी हद तक वर्स हो गया 2019 तक। द स्कोर ऑफ रिटेल एनबीएफसी सेक्टर इज कंसिस्टेंटली बिलो पार
for the period 2014-19. The larger retail NBFC had higher score, but among medium and small retail NBFCs, okay, जो medium size के NBFCs हैं, they had lower score for the entire period of 2014 and 19. आगे सर्वे सजेस्ट करता है कि जो हेल्थ स्कोर है यही आपको बताएगा कि जो लिक्विडिटी में प्रॉब्लम है वो किस हद तक कब जा सकती है। यहाँ पे जो इक्विटी मार्केट है हमारा, शॉर्ट टर्म मार्केट, जो शेयर्स एंड डिबेंचर्स होते हैं, ये काफ़ी हद तक इनके हेल्थ स्कोर पे, HFCs और NBFCs के हेल्थ स्कोर पे डिपेंड करता है। सर्वे ऑल्सो प्रिस्क्राइब्स दिस एनालिसिस टू इफिशिएंटली एलोकेट लिक्विडिटी एनहांसमेंट अक्रॉस फर्म्स, ठीक है, विद डिफरेंट हेल्थ स्कोर्स देन इन NBFC सेक्टर, thereby arresting financial fragility in the capital efficient manner. आगे बढ़ते हैं, प्राइवेटाइजेशन एंड वेल्थ क्रिएशन। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिए, यहाँ पे मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड भी देना चाहूँगी। इंडिपेंडेंस के बाद हमारी सोसाइटी काफ़ी, हमारा इकॉनमी बोला जाए, काफ़ी ज़्यादा सोशलिस्टिक अप्रोच यूज़ कर रही थी, जैसे USSR था। अब जो सोशलिस्टिक सोसाइटी है इसमें ज़्यादातर रिसोर्सेज जो होते हैं वो गवर्नमेंट के पास कंसंट्रेटेड होते हैं। प्राइवेटाइजेशन कम से कम होता है ताकि एक ब्रॉडर वे में सोचा जाए तो जो सोसाइटी है, तो एक तरीके से हम माने कि जो रिसोर्सेस है ये अगर स्टेट के पास होंगे तो ये वेलफेयर सोसाइटी बनाने के लिए ज़्यादा ईजियर होगा, क्योंकि गरीबी और ये सारी चीज़ ज़्यादा थी। डेवलपमेंट का हमें यही एक रास्ता दिखा। उस वक्त का सिनारियो ये था। आफ्टर 1991 ग्लोबलाइजेशन चीज़ें काफ़ी बदल गई। अब वो वाली चीज़ें जैसे जो PSUs थे वो उतने एफिशिएंट बचे नहीं, वो कम्पिटिटिव ही नहीं रहे। उनको और कम्पिटिटिव बनाने के लिए प्राइवेटाइजेशन ये एक तरीके से माध्यम ढूंढा गया ताकि इससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाया जा सके। जैसे हमें पता है कि जो प्राइवेट कंपनीज होती है उनका एक ही मोटो होता है, टू गेन प्रॉफिट। अब भारत के पास उतने रिसोर्सेज बचे नहीं क्योंकि बहुत सी बोरोइंग हो चुकी है और फिस्कल डेफिसिट बढ़ते जा रहा है। और अब तो ये कोरोना की सिचुएशन की भी ऐसी हालत हो गई है कि हो सकता है हमारा देश 10 साल पीछे हो जाए। गवर्नमेंट बोरो करके तुम पे खर्चा करेगी, लेकिन गवर्नमेंट के पास आएगा कहाँ से? ना हमारे PSUs ठीक से काम कर रहे हैं, उनको प्रॉफिट नहीं मिल पा रहा है। करप्शन चल रहा है, बहुत ज़्यादा करप्शन की वजह से PSUs परफॉर्म नहीं कर पा रहे। कम्पिटिटिव नहीं है PSUs, उतनी अच्छी टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं करते हैं। तो इस वजह से गवर्नमेंट ने ये मेथड को यूज़ करना चाहा कि वो प्राइवेटाइज कर दें चीज़ों को। तो यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन जो कि अभी की गवर्नमेंट प्रिफर कर रही है, हर चीज़ में वो प्राइवेटाइजेशन घुसा रही है। तो हम देखते हैं कि इनके रीजंस क्या क्या है, वो बैकिंग कौन से आर्ग्यूमेंट्स को दे रहे हैं। तो सर्वे ये कहता है कि दे हैव रियलाइज्ड द एफिशिएंट गेन्स फ्रॉम द प्राइवेटाइजेशन इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट एंड बोल्स्टर द केस ऑफ अग्रेसिव डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ CPSEs. Strategic disinvestment of government shareholding of about 53% in HPCL led to increase of around 33,000 crores in national wealth. Basically HPCL के जो शेयर्स थे जो कि गवर्नमेंट के पास थे उन्होंने प्राइवेटाइज कर दिया। इससे इनको जो गेन होता है ये फिर बाद में वेलफेयर के लिए यूज़ करते हैं, बाकी स्कीम्स के लिए यूज़ करते हैं। देश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए हेल्थ, एजुकेशन एक्सेट्रा के लिए, उस चीज़ के लिए गवर्नमेंट यूज़ करना चाहती है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास, ऐसा गवर्नमेंट कहती है, हमारे पास कुछ अब बचा नहीं। आगे सर्वे कहता है कि वो एनालाइज कर चुका है बिफोर एंड आफ्टर परफॉर्मेंस ऑफ 11 CPSEs जो कि बहुत अच्छे रिजल्ट्स रहे हैं जिनके। तो यहाँ पे बोला गया जो नेट वर्थ, नेट प्रॉफिट, रिटर्न ऑन एसेट्स, रिटर्न ऑन इक्विटी, ये काफ़ी हद तक इम्प्रूव हुए हैं। जो CPSE जो प्राइवेटाइज हुए, दे हैव बीन एबल टू जनरेट मोर वेल्थ फ्रॉम सेम रिसोर्सेज। तो जैसे मैंने बताया था कि रिसोर्सेज मिलते हैं लेकिन करप्शन की वजह से उतनी यूटिलिटी, उतनी प्रोडक्टिविटी नहीं आ पा रही थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सर्वे सजेस्ट करता है कि एग्रेसिव डिसइन्वेस्टमेंट क्यों होना चाहिए। यहाँ पे 4 पॉइंट बोल रहा है सर्वे। टू ब्रिंग इन हायर प्रॉफिटेबिलिटी, सबसे पहली बात हमें प्रॉफिट मिलेगा। एक्चुअली ये काफ़ी क्रिटिकल हो जाता है क्योंकि समय के साथ आपको अपनी पॉलिसीज चेंज करनी होती है। वो अलग समय था इंडिपेंडेंस के बाद, अभी अलग समय है, अभी ग्लोबलाइजेशन का वक्त है। टेक्नोलॉजी लोगों के पास, बाकी देशों के पास इतनी हायर है, हम लोग अभी 5G 4G में अटके हुए हैं। तो बात ये है कि तो सबसे पहले तो प्रॉफिट बढ़े ताकि वो और जगह यूज़ हो। देन प्रमोट एफिशिएंसी। जो गवर्नमेंट के कामकाज होते हैं वो बड़े ढीले चलते हैं। अगर सेंट्रलाइज्ड पावर प्राइवेट बॉडी को दे दिया जाए तो ऐसा देखा गया है कि एफिशिएंट हो जाता है सारा काम।
इंक्रीज कॉम्पिटिटिवनेस, ये अंडरस्टूड है। प्रमोट प्रोफेशनलिज्म, आगे बढ़ते हैं। ये जो पॉइंट्स हैं ये थालीनॉमिक्स के हैं, ये मैं बाद में डिस्कस करूँगी। नेक्स्ट यहाँ पे एक चीज़ आती है कि हमारी जो जीडीपी है ये क्या ओवरस्टेटेड है? इकोनॉमिक सर्वे बोलता है नहीं, ये ओवरस्टेटेड नहीं है। एक्चुअली अभी ये इस पे एक पूरा चैप्टर है इकोनॉमिक सर्वे में, पर ये है क्यों? तो ये काफ़ी डिबेट चली थी कि जो जीडीपी जो अराउंड 7% बता रहे हैं, ये एक्चुअली 4.5% है, 7% नहीं है। अरविंद सुब्रमण्यम, इन्होंने ये क्लेम किया था कि जो जीडीपी काउंट हुई है, जो ये जीडीपी मेजर हुई है, ये रॉन्ग है। अब हम देखते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे इसमें क्या बोलता है। इकोनॉमिक सर्वे बोलता है कि जो जीडीपी है एकदम सही है, क्योंकि अगर ये मॉडल के हिसाब से अगर बाकी देशों की जीडीपी हम लोग देखें तो 51 आउट ऑफ 95 कंट्रीज़ की जीडीपी रॉन्ग आएगी। बट जब मॉडल्स को एप्पल्स टू एप्पल कंपैरिजन में हम देखें तो ना ही कोई देश, ये 52 कंट्रीज 51 प्लस इंडिया, ना कोई देश ओवरस्टेटेड है जीडीपी के थ्रू और ना ही कोई अंडरस्टेटेड है। तो बेसिकली ये नकारता है इकोनॉमिक सर्वे कि जीडीपी रॉन्गली एस्टिमेट करती है। अब जीडीपी इंपॉर्टेंट क्यों है ये आपको पता होगा, मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ कि जीडीपी को देख के ही इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं ना। जो ग्रोथ है, ग्रोथ दिस इज समेशन ऑफ वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द कंट्री, सिंपल वे में हम जाने तो। और अगर ये वैल्यू बढ़ती है, जीडीपी बढ़ती है, इट मीन्स उसकी वैल्यूएशन बढ़ रही है गुड्स एंड सर्विसेज की, इट मीन्स वहाँ इन्वेस्ट करना प्रॉफिटेबल होगा। आगे चलते हैं, थालीनॉमिक्स। एक्चुअली आपको इसमें ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है व्हेन इट कम्स टू प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव। मेंस के लिए आपको बहुत सारे डायमेंशंस हो सकता है इसमें आगे पूछ लें, लेकिन इसमें आपको बस इतना ही जानना है कि ओवरस्टेटेड नहीं है और क्यों नहीं है। थालीनॉमिक्स नेक्स्ट टॉपिक आता है। थालीनॉमिक्स में भी आप ये टर्म क्या है ये समझ लीजिए, बहुत ज़्यादा फैक्ट्स में अंदर घुसने की ज़रूरत नहीं है, याद रहते हैं इजीली तो बहुत अच्छी बात है। तो सबसे पहले सर्वे बोलता है कि इट्स एन अटेम्प्ट टू क्वान्टिफाई व्हाट कॉमन पर्सन पेज फॉर अ थाली अक्रॉस इंडिया। और थाली दो टाइप की यहाँ पे देखी गई है, एक वेजिटेरियन थाली, एक नॉन वेज थाली। नॉन वेज का मुझे वैसा आइडिया नहीं है, यहाँ पे वेजिटेरियन थाली की बात की गई है। यहाँ पे ये बोला गया है कि एब्सोल्यूट प्राइजेस ऑफ वेजिटेरियन थाली हैव डिक्रीज सिग्निफिकेंटली सिंस 1516 अक्रॉस इंडिया, दो द प्राइस इंक्रीज इन 1920। ओके, इसके अलावा जो एवरेज हाउस होल्ड है इसने अराउंड 11,000 रुपीज़ सेव किया है एवरेज पर ईयर, जबकि ये प्राइजेस वेजिटेरियन थाली के कम हुए हैं, तो उसकी सेविंग यहाँ पे एक एवरेज फैमिली की बताई गई है। अब ये थाली पे हम क्यों डिस्कशन कर रहे हैं, ये एक्चुअली बहुत बड़ी चीज़ है। फूड इज़ लाइक द बेसिक नेसेसिटी, और इस पे डिस्कशन काफ़ी क्रिटिकल हो जाता है डिस्कशन करना, क्योंकि बहुत से लोग गरीब हैं यहाँ पे, खाने को नहीं मिलता, एक टाइम का भी नहीं मिलता। अभी आप ये कोविड-19 की सिचुएशन में देखेंगे कितने सारे माइग्रेंट्स, उनको गवर्नमेंट एंड अथॉरिटीज़ फ्री में खाना दे रही है, उनके पास एक टाइम का खाना नहीं है खाने के लिए। तो हमारे यहाँ पे जैसा दिखता है वैसा है नहीं, गरीबी काफ़ी ज़्यादा है। तो आप पढ़ाई करें और आगे बढ़ें और ये गरीबी को हटाने के लिए कुछ पॉलिसीज़ वगैरह अच्छा काम कीजिए। थोड़ा सा ब्रॉडर वे में सोचे तो एक्चुअली काफ़ी डिसअपॉइंटिंग चीज़ होती है कि कोई भी डिज़ास्टर हो, कोई भी चीज़ हो, सफ़र गरीब आदमी करता है। जब इंसान बने थे तब तो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं था कि ये इंसान गरीब होगा, ये अमीर होगा, इसको फैसिलिटी मिलेगी, इसको नहीं मिलेगी। यहाँ पे हम लोगों ने इस तरह का सिस्टम बना दिया है कि एक इंसान गरीब है उसको कुछ नहीं मिलता है, और एक अमीर है वो सब कुछ पा लेता है। तो ये सब काफ़ी डिस्टर्बिंग भी है। एक छोटा सा एग्जांपल लें कि कार अमीर आदमी चला रहा है, फ्यूल वो जला रहा है, पॉल्यूशन वो क्रिएट कर रहा है, और सहन वो रोड पे बैठा हुआ गरीब कर रहा है, वो उस पॉल्यूशन से ग्रसित है। तो यहाँ आगे देखें, हम नॉन वेजिटेरियन थाली की बात करें तो ऑन एन एवरेज 12,000 रुपीज़ का सेविंग हो रहा है। इसके अलावा अफोर्डेबिलिटी ऑफ वेजिटेरियन थाली से इम्प्रूव बाय 29%, अफोर्डेबिलिटी ऑफ नॉन वेजिटेरियन थाली इम्प्रूव बाय 18%। तो आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, आप इस सीरीज़ के साथ बने हुए हैं, बहुत सारे लोग इन वीडियोस को देख रहे हैं और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है कि इनिशियल स्टेजेस में भी आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं। वीडियो ऑलमोस्ट 20 मिनट्स की हो गई है, तो जो भी नेक्स्ट टॉपिक है फिजिकल डेवलपमेंट से हमको देखना है, वो हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करने की कोशिश करेंगे। हम लोग वीडियो थोड़े से नॉर्मल लेंथ की रखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश करेंगे। आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।